जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं महानाम और आज हमारे साथ हमारे शो में आए हुए हैं मशहूर अभिनेता, फिल्म कलाकार श्री गगन मलिक जी। गगन मलिक का जन्म दिल्ली में हुआ। एक बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले गगन मलिक ने कैसे पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बाद में मॉडलिंग और टीवी की दुनिया में अपना मकाम बनाया। आइए जानते हैं खुद गगन जी की ज़ुबानी। नमस्कार गगन जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आपसे पिछले 2 साल से मिलूं। मैं आपके काम को बिल्कुल देख रहा हूं सर, चाहे वो टीवी जगत हो या फिल्म जगत हो। मैं आपको जानता हूं कि शायद आप इंडिया में उतने फेमस नहीं जितने ज़्यादा आप एशियन कंट्रीज़ में फेमस है। तो बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले शुरू से शुरू करना चाहूँगा। मैं पूछना चाहूँगा गगन जी, ये कैसे शुरुआत की आपने? कब आपने सोचा कि आप एक्टर बनेंगे? ये कहानी काफ़ी लंबी है। मैं चाहता तो एक क्रिकेटर बनना था। मैंने दिल्ली में पला बढ़ा। मैं काफ़ी क्रिकेट खेला मैंने। अंडर 16, अंडर 19, स्कूल्स अंडर 19, वनडे रणजी ट्रॉफ़ी के एक मैच, एक सीज़न खेलने का वो भी मौका मिला। सन 2000 की बात है। और उसके बाद बाय चांस मेरा रुख चेंज हो गया। एक कहानी रहती है हर किसी की, तो मेरी भी एक कहानी थी कि मैं एक पेजेंट में गया, वहाँ किसी की नज़र मुझ पर पड़ी। किसी ने पूछा मॉडल हैं या मॉडलिंग करना चाहेंगे, तो मैंने वहाँ अपना इंटरेस्ट दिखाया और एक दिन मुझे बुलाया गया और जर्नी हमारी चल पड़ी। और वो दिन है फिर मिस्टर इंडिया का फोटोजेनिक का टाइटल मिला 2004 में। बहुत सारे एड्स किए, टीवी और प्रिंट दोनों मिलाकर, ग्रैम शोज़ किए। इंटरनेशनल 2 साल यूरोप में थिएट्रिकल शो किया एज अ मेन लीड। आई थिंक इंडिया ने इससे पहले इतना बड़ा शो नहीं बनाया होगा। उसका नाम भारती था। मैंने करीबन 160 शोज़ किए 7 देशों में, यूरोप के, पेरिस में जिसका प्रीमियर किया गया था। 2 साल मैं वहीं रहा और वो करने के बाद मुझे लगा कि अब मेरी जर्नी जो है मुझे बॉम्बे में, बॉलीवुड में शुरू करनी पड़ेगी। और वहाँ आया और टीवी सीरीज़ और ये सारी चीज़ें मैं करता चला गया। मेरी जीवन का जो सबसे बड़ा मोड़ था सर, वो ये था कि मैंने एक फ़िल्म की जिसका नाम था श्री सिद्धार्थ गौतम। वो फिल्म श्रीलंका पे बनाई गई। वहाँ के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इंडिया में आए थे। उन्होंने काफ़ी लड़कों का ऑडिशन लिया और करीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड 300 लड़के उन्होंने देखे और मुझे उस कैरेक्टर के लिए चुना उन्होंने। 1-1.5 महीना चुनने के बाद भी वहाँ रहा श्रीलंका। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए तो भगवान बुद्ध एक पीस का सिंबल थे। हिंदू परिवार में पला बड़ा था, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था बुद्धिज़्म के बारे में उस समय। तो मैंने किरदार की तैयारी करनी थी, तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है। वो बहुत सीरियस थे। बिल्कुल। क्योंकि मेरे इंटरव्यू में मुझसे ये पूछा गया कि आप अच्छा, आप ड्रिंक करते हैं, आप स्मोक करते हैं, या आप। मैंने एक फ़िल्म की श्री सिद्धार्थ गौतम और वो श्रीलंका में बनाई गई। 300 लड़कों का ऑडिशन लिया गया, जैसा मैंने बताया। अब मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि आप ड्रिंक करते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं, आप पार्टी ज़्यादा करते हैं, अच्छा स्पिरिचुअल है। मैंने कहा आप ये मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, आप एक्टिंग के बारे में तो कुछ पूछ नहीं रहे। तो उन्होंने कहा आपके लिए ये हो सकता है एकमात्र एक मूवी हो, बट हमारी ज़िंदगी का सवाल है। मैं एक रेगुलर प्रोड्यूसर नहीं हूँ। ये मैं सोसाइटी के भले के लिए, प्रिंस सिद्धार्थ के, बुद्ध के सेक्रीफाइस के लिए लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ी फिल्म है, तो एक एक्टर तो हमें अच्छा चाहिए, एक अच्छा इंसान भी चाहिए। तो बहुत टेस्टिंग किया गया। फाइनली मैं ब्लेस्ड था, मैं उसके लिए सिलेक्ट हुआ। और बहुत सारी जब मैंने तैयारी की, पूरे उनके जीवन काल के बारे में पढ़ा मैंने, तो मेरा दिमाग हिल गया। मैंने कहा कि इतना बड़ा धम्म का खजाना, बुद्ध की कहानी कभी हम लोगों के सामने आई नहीं या लाई नहीं गई। मतलब ऐसा क्यों है कि ये हमारे सामने आया ही नहीं? तो मैं बहुत ही सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों हुआ अचानक। तो ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने पूरा उनका जीवन शैली पढ़ी, धम्म के बारे में भी लिखा था, सारी चीज़ें उनका धम्म को भी पढ़ा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वहाँ मेरा जीवन जो है इंटरनली, मेरे जो दिल और दिमाग में चीज़ें जो सब चेंज हो गई। मैंने कहा ये तो सबसे बढ़िया और प्रैक्टिकल जीने का तरीका है जो हर इंसान को फॉलो करना चाहिए। भूल जाइए आप किस धर्म, किस कलर, किस क्रीड से या किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। तो जीवन में बहुत बड़ा चेंज था।
तो फिर मैंने कहा ठीक है वो फिल्म दिखाई दे। अब वो फिल्म दिखाने के बाद ऐसा होता है कि वो फिल्म पिछले 66 साल के रिकॉर्ड श्रीलंका में तोड़ देती है। आज तक की वो सबसे बड़ी हिट है श्रीलंका देश में। अब मेरी काफ़ी मीटिंग्स होने लगी और बुद्ध के बारे में जाना, मंक से भेंट हुई। तो मेरे जो प्रोड्यूसर थे जिन्होंने सोसाइटी के लिए फ़िल्म बनाई, तो उन्होंने कहा कि गगन एक काम करते हैं, ये जो फिल्म है हम एक एक करके सभी देशों में भाषाओं में डब करेंगे और पूरे वर्ल्ड में लेके जाएंगे और इंडिया में भी लेके जाएंगे। वो धम्म इंडिया को याद दिलाना है कि ये धम्म तुम्हारे देश से हमारे पास आया है, तो अब तुम्हें भी इसका यूज़ करना चाहिए, बहुत बड़ा खजाना है। मैंने कहा ये बात तो ठीक है। अब दिखाई हमने पहले श्रीलंका, गांव-गांव जाकर भी दिखाई, जेल तक में दिखाई। फिर वो होने के बाद होता यह है कि धीरे धीरे मैं उसमें जाता गया। फिर मैं दूसरे देशों में गया, तो दूसरे देशों में जाकर मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। उन्होंने कहा कि आप बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी। बुद्धिज़्म तो है ही नहीं, इंडिया में मात्र 1 या 2% बुद्धिस्ट लोग हैं। तो इंडिया में बुद्धिज़्म वापस लाने के लिए या प्रचार प्रसार करने के लिए आपने क्या किया और आप क्या कर रहे हैं और क्या आपके प्लान हैं? वहाँ मैं सोच में पड़ा। बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि मुझे लगा। दूसरी तरफ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये थी कि क्या आप बुद्धिस्ट हैं? आप बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप सिद्धार्थ और बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये करो वो करो, आप बुद्धिस्ट है कि नहीं है? आप बात कर रहे हैं कि आप खुशियाँ बांटना चाह रहे हैं, आप खुश हैं कि नहीं है, पहले ये तो बताइए। बात तो सोच की थी। अब मुझे लगा कि मैंने बहुत मन में सोचा कि भाई मैं तो इंस्पायर्ड इतना था कि मैं तो अगले दिन अगली मोमेंट पे बुद्धिस्ट बनना चाह रहा था। ये क्वेश्चन महानायक ने भी पूछा था श्रीलंका के, तो मैंने फिर वहाँ पर तय किया कि आई वांट टू बी ए बुद्धिस्ट। तो मैं श्रीलंका में पोसोन पोया डे, जिस दिन महिंदा वहाँ बुद्धिज़्म लेकर आए थे, वही सेम डे सेलिब्रेशंस होती है और जिस जगह पर वो आए थे उसी जगह पर बहुत अच्छे बड़े प्रोग्राम में सबके सामने मैंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बुद्धिज़्म का पालन करने की ओथ ली कि भाई अब मैं कोशिश करूँगा कि इसका प्रचार प्रसार करूँगा और बुद्धिज़्म को फॉलो करूँगा। वहाँ से मेरी एक नई जर्नी शुरू हो गई। तो ऐसे कहाँ चलता हुआ मैं एक फ़िल्मों में आते हुए स्पिरिचुअल जोन में आया। वहाँ से जब मैं इंडिया आया, जैसे ही इन बिटवीन, तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं पहली बार गया कि हाँ हम कुछ प्रोग्राम करेंगे बढ़ाने के लिए, अब प्रचार प्रसार करना है, श्रीलंका से अस्थियाँ मंगाएंगे, कुछ और पीस कॉन्फ्रेंस करेंगे, धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे। एक दो जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, तो मुझे बाबा साहब के बारे में इतना मालूम नहीं था। फिर मुझे वो नाम जब सामने निकल कर आया, फिर मैंने उनके बारे में पढ़ा। अब जब उनके बारे में पढ़ा तो मैं और सोच में पड़ गया कि भाई ये नाम हमसे छुपाए गए, हमें दिखाए नहीं गए या हमें बताया क्यों नहीं गया। सबको मालूम है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है जी। इससे ज़्यादा अगर आप बाबा साहब के बारे में किसी से पूछेंगे नॉर्मल आदमी से, अगर वो बुद्धिस्ट नहीं है, तो बहुत कम लोग होंगे जिनको इनकी जानकारी होगी। नॉर्मल बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था। फिर मैंने पढ़ा, मैंने उनकी स्ट्रगल को पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब ही बिकेम माई रोल मॉडल। मैंने देखा कि एक इंसान जिन पर इतने जुल्म किए गए, जिनको साथ बैठकर पढ़ने नहीं दिया, साथ पानी नहीं पी सकते, साथ खेल नहीं सकते, क्या उन्होंने अपनी जीवन की फ़ाइट की, कैसे वो पढ़े होंगे, कैसे उन्होंने सारे दलितों के लिए लड़ाई लड़ी होगी, सबको एक बराबरी में लाने के लिए क्या उन्होंने किया, वो सोचते ही रोंगटे मेरे खड़े हो जाते कि भाई ये क्या किया उन्होंने, मतलब कितनी बड़ी चीज़ कर गए और कहाँ से जाकर कहाँ हो गया। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ। अब फिर मैंने कहा कि ये तो जो धम्म चक्र, तो मैं सोच रहा हूँ इधर रिवाइवल करना है। रिवाइवल तो वो स्टार्ट कर चुके हैं 1956 में। ही इज़ द ओनली, वही एक ऐसे लौते इंसान है जिनके कारण आज बुद्धिज़्म जिंदा है, नहीं तो बुद्धिज़्म तो कब का ख़त्म हो चुका था, भारत में चैप्टर क्लोज हो चुका था उसका। तो मुझे लगा कि भाई जो रिवाइवल उन्होंने 1956 में शुरुआत की है, उसकी गति धीमी है या रुकी है, उसे हमें बढ़ाना है। तो फिर मेरा दिमाग उस सिस्टम में चलने लगा और मैं आगे बढ़ने लगा। और धीरे धीरे मैंने बुद्ध एंड धम्मा भी पढ़ी और बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर हुई। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई हाँ, मैं मेरे जीवन के एक रोल मॉडल बने वो, और उसी चीज़ों को मैं फॉलो करते हुए अब धीरे धीरे जो उनका धम्मचक्र जिसकी गति स्लो है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे अब जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। किरदार मैंने बड़े निभाए, किरदार मैंने भगवान राम का भी निभाया, किरदार मैंने विष्णु जी का भी निभाया, किरदार मैंने श्री कृष्ण का भी निभाया, सारे भगवानों के निभाए। ऐसा नहीं है, वो मेरा काम है ना। कई बार लोग रिलेट करते हैं वो मेरा काम है, लेकिन मैं एक
बुद्धिस्ट हूँ, और बुद्धिस्ट होने के नाते मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार अच्छे से करूँ और इससे सोसाइटी अच्छी बनेगी। इसी चीज़ पे मैं आपसे बिल्कुल ये पूछना चाहूँगा। हाँ। आज के समय में जहाँ पे धर्म को इस तरह से देखते हैं लोग, क्योंकि अगर कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है, जब वो अपना धर्म परिवर्तित करता है तब लोगों का जो नज़रिया होता है, जिस तरह से लोग देखते हैं, क्या आपको लगता है कि जब खुद अपने घर पे अगर आप बात करें, ठीक है, तो मैं आपसे बिल्कुल ये पूछना चाहूँगा कि आपके घर से कहीं ऐसा आपको नहीं पूछा गया कि आप क्या सोच रहे हो, आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो? देखिए, मैंने अपने घर पे बात मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे कई लोगों ने कहा कि मैंने कहा इसमें ये तो मैं एडल्ट हूँ, मेरा निजी फैसला है, इसमें मुझे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी मुझे कई लोगों ने कहा, तो मैंने एक जनरली तौर पे सरसरी तौर पे अपने पिताजी से बात की। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे मैं बुद्धिस्ट बनना चाह रहा हूँ, तो आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? उन्होंने भी एक स्माइल दी मुझे वापस। उन्होंने कहा बेटा तू जो करना चाह रहा है वो एक अच्छा काम करना चाह रहा है, एक अच्छे के लिए। कोई टेररिस्ट तो बनने जा नहीं रहा कि मैं कहूँ मैं टेररिस्ट बनने के लिए तेरे को रोक रहा हूँ। तू तो एक अच्छा इंसान, एक अच्छी राह पर चलने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने उसके लिए मुझे आशीर्वाद दिया और वो बहुत खुश हैं और खुश थे उस समय। मुझे किसी ने अपोज नहीं किया। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा सर मैं बिल्कुल ये पूछना चाहूँगा, आज जो समय चल रहा है, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल जो हमारा इंटरव्यू चल रहा है ये कोविड के ऐसी जो है सिचुएशन में चल रहा है, या फिर जो भी हम कहें, तो इसमें सर आप खुद को, अपने आप को मेंटली, जैसे हम कहते हैं, मतलब शारीरिक रीत्या आप तो बिल्कुल फिट रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेंटली आप क्या क्या करते हैं सर? मैंने सुना है कि आप विपश्यना भी करते हैं, और इसके अलावा आप क्या क्या करते हैं ताकि आपका मानसिक जो स्थिति है वो खुशनुमा रहे, या फिर आप हमेशा प्रोत्साहित रहे, उसके लिए आप क्या क्या करते हैं? देखिए कि शरीर के लिए तो हम सारे टॉनिक्स, खाना पीना, विटामिन्स, ये सब कुछ हम लेते हैं। अब दिमाग की ऑक्सीजन, दिमाग की दवाई तो एक ही है ना, वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन में, आपके दिमाग में, आपके अंतर्गत पूरा संतुलन, डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, वो लेकर आती है। वो मैं बहुत रेगुलर करता हूँ। मतलब मुझे मालूम है कि भाई मैं कैसे भी करके समय उसका निकालता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ, जिससे कामनेस, आपके जीवन में एक ना कामनेस बनी रहती है, एक शांति। आप हर चीज़ को अच्छे से देख पाते हैं, सोच पाते हैं। तो ऐसे कोविड के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें। वो आपको फ़िट भी करती है, इंटरनली भी फ़िट करती है, उसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं हर तरीके से। खाना पीना, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छी बात है, ये आपको पालन करना ही चाहिए, अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। और मैंने भी कोविड टेस्ट मैंने भी किया, PCR, तो हम पूरे करके बिल्कुल हम एक मतलब निगरानी में कोविड टेस्ट के बाद ही हम ये इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। तो बिल्कुल आप भी मास्क पहनिएगा और सारी जो भी नियम है उसका पालन करिएगा। अगला प्रश्न सर मेरा यही है, जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा, आपने 12 साल जो है क्रिकेट आपने खेला है और आप रणजी ट्रॉफी भी खेले। तो सर एक सडन चेंज या फिर एक जो आर्क कहे हम करियर में आपका, तो उसे आप कैसे देखते हैं? मतलब ये कैसे आपको सूझा कि आपको मॉडलिंग करना या फिर? देखिए, मैं डेस्टिनी को भी बहुत बड़ी बात मानता हूँ। कुछ कंडीशंस ऐसे हो गए थे कि मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। मैं आपको सच बताऊं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि भी मैं भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का शिकार हुआ क्रिकेट में, कहीं ऐसा हुआ तो मेरा मन हट गया। क्योंकि क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी तक भी पहुंचना एक बहुत बड़ी बात रहती है कि आपको बहुत मेहनत, बहुत अपने आप को प्रूव करना पड़ता है पूरे सीजन्स में, ये वो। तो वो होने के बाद जब चीज़ें ना हो तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे ये छोड़ देना चाहिए, नहीं तो शायद मुझे मेरा मानसिक संतुलन ना बिगड़ जाए, ख़राब ना हो जाए। उस समय मुझे किसी ने बुद्धिज़्म या मेडिटेशन के बारे में तो बताया नहीं था। पता होता तो शायद बात आज कुछ और होती। बिल्कुल। अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते सर? एक्टर नहीं होता तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अब पहले तो या तो प्लेयर और एक्टर की शॉर्ट थी, तो तीसरे मेरे पास एक ही है, मैं कहीं ना कहीं एक सोशल वर्कर होता। बिल्कुल। इसके अलावा सर मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा आप दिल्ली से हैं, तो आपकी पढ़ाई सर मैं पूछना चाहूँगा, आपने कहाँ से पढ़ी? आपका बचपन के बारे में आप बताइए, आप ये कहाँ बीता आपका बचपन, कैसे आपकी स्कूलिंग हुई, जो भी शिक्षा दीक्षा आपने ली? देखिए, मेरी स्कूलिंग दिल्ली में हुई। मेरे पिताजी ने बहुत अच्छे से एजुकेशन दिलवाई हमें। हंसराज मॉडल स्कूल मेरे स्कूल का नाम था, दिल्ली पंजाबी बाग में। अच्छा स्कूल है, वेरी वेल रेपुटेड स्कूल है। और
वो DAV के अंडर आता है। आर्य समाजी स्कूल था और 12th तक वहीं किया। और उसके बाद DAV कॉलेज जो श्रीनिवासपुरी में है, उसकी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी होती थी। तो मैं वेस्ट इंडीज़ में था, क्रिकेट खेलने गया हुआ था, और पीछे से ही मेरे कोच ने वो सारी सब कुछ सेटअप कर दिया कि तू आ रहा है और DAV ज्वाइन कर रहा है। बिकॉज मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे थे और स्पोर्ट्स का भी एक सेटअप रहता है, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आया तो पहले से ही वहाँ पे था। तो DAV कॉलेज और हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग से मेरी स्कूलिंग हुई। बिल्कुल। इसके अलावा सर मैं पूछना चाहूँगा, मतलब आप मैं देख रहा हूँ आपके जो ज़्यादातर जो आपने जिन मालिकाओं में या जिन सीरियल्स में आपने काम किया है, आपने मेथड एक्टिंग या पीरियड एक्टिंग आप कह लीजिए, तो आपको कहीं ये नहीं लगता कि बहुत बार जब दर्शक देखते हैं तो एक काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप हो जाता है या फिर एक टाइप कास्ट जैसा हो जाता है कि आप इसमें कुछ अलग करने की कोशिश करें आपके एक्टिंग करियर को लेके? ये बातें आती हैं। शुरू में मैंने शुरुआत जैसे कुमकुम जैसे सोशल सीरियल से की थी, साथ साथ किया, ऐसे कई और सारे पीरियोडिक किए। फिर माइथोलॉजिकल भगवान राम मिलने के बाद रामायण में ZTV में चीज़ें, और लोग मुझे राम के रूप में जचा, उनको लगा कि कैरेक्टर के साथ बहुत जस्टिस किया है। या सिद्धार्थ गौतम फिल्म की, तो वो उस टाइप के जब मैं रोल आने लगा और मैं लगातार मेडिटेशन करने लगा, तो लोगों को मुझे जब वो देखते हैं उनको लगता है कि थोड़ा सा यू हैव अ गॉडली फीचर्स, तो वो टाइप कास्ट करने की कोशिश करनी शुरू कर देते हैं। एज एन एक्टर मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं एक्चुअली मैं अब वो रोल करना चाहता हूँ जिससे सोसाइटी का कोई फ़ायदा हो जाए। ये मैं एक्चुअली मैं चाहता हूँ। अगर मेरे दिल की बात पूछें, ये अच्छे रोल हैं भगवान विष्णु का। एटलीस्ट मैं कोई ऐसे रोल नहीं कर रहा जिससे कोई गलत संदेश जाए लोगों के पास, तो मैं खुश हूँ। ये जो भी ये टाइप कास्ट से मुझे इतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बिल्कुल। तो सर मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स या फिर आपके आने वाले जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में, आप क्या करना चाहते हैं और आगे? आज आप आए हो महानाम जी, तो मैं आपके माध्यम से शेयर करता हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की, कर रहा हूँ, और एक संकल्प लिया है सम्राट अशोक को देखते हुए। 84,000 स्तूप बनवाए थे उन्होंने, और उनको देखते हुए मुझे लगता है कि 84,000 स्तूप तो मैं बनवा नहीं सकता, लेकिन हाँ 84,000 मूर्तियाँ ज़रूर दान की जा सकती हैं पूरे भारत में। उन लोगों को मूर्तियाँ छोटी दी जाएँ, छोटी बड़ी मिलाकर छोटी उनको दी जाए कि बुद्ध घर घर में पहुँचने चाहिए, ताकि धम्म भी, जब बुद्ध पहुँचेंगे तो धम्म भी वहाँ पहुँचेगा। एंड ऑफ द डे पहुँचाना धम्म है, लेकिन ये रोड मैप का हिस्सा है। पहले मूर्ति पहुँचानी है मुझे, और स्पेशली विहारों में, क्योंकि जो विहार हैं हमारे देश में बुद्धिस्ट, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है मूर्तियों की। मैंने अपनी आँख से देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अब बड़े सारे देश, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आगे आ रहे हैं, साउथ कोरिया, कि वो मूर्तियाँ हमें दान करने के लिए तैयार हैं। और वो मूर्तियाँ हम कोशिश करके जितने भी विहार हैं उनको हम देना चाहते हैं। मेरा संकल्प है। इससे काफ़ी एक बड़ा चेंज आएगा। लोगों ने कई ऑब्जेक्शन उठाए। एक मिनट, लोगों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाए कि आप मूर्तियाँ बांट रहे हैं, मूर्तियाँ बांटने से क्या होगा, हमें तो धम्म बांटना है। धम्म का आचरण की बात कर रहे हैं हम, अभी मूर्तियों से क्या हो गया, तो वही फिर मूर्ति पूजा हो गई। बुद्ध ने तो कहा ही नहीं था कभी। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब समय आता है तो हमें समय के अनुसार आगे चलना रहता है। स्थिति भी देखनी है हमें, लकीर के को भी उसी पे नहीं चलना कि ये जो कहा है इसी पे चलें। अब हमारे पास जब कोई तरीका नहीं है तो हमने ये तरीका अपनाया। राजा कनिष्क जो थे, उन्होंने पहली बार अपनी जो करेंसी थी, उनकी मोहरें थी, उस पर भगवान बुद्ध का फ़ोटो छापा था, क्योंकि वो बहुत ही आकर्षित हो गए थे धम्म के प्रति। वो भी भगवान शिव के भक्त हैं। पहली बार उन्होंने मूर्ति बनाई, उन्होंने कहा मेरी करेंसी देशों में जाती है, तो भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार होगा, लोग पूछेंगे ये कौन है, तो फिर हम यहाँ से धम्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भिक्षु भेजेंगे। तो एक तरीका था। अब जो बुद्धिस्ट मूर्तियाँ दी जा रही हैं विहारों, और नॉन बुद्धिस्ट को भी, मुस्लिम्स हो या हिंदू हो या सिख हो, जो सोशली अच्छा काम कर रहे हैं, उनको एक शांति का प्रतीक हम दे रहे हैं। बुद्ध के बारे में जानो। बुद्धिज़्म सारे धर्मों को जोड़ने का काम करता है। बुद्धिज़्म ने ये नहीं कहा कि आप बुद्धिस्ट बनो, क्योंकि बुद्धिस्ट खुद एक धर्म नहीं है, वो जीने का तरीका है। आप किसी भी धर्म से, मैं बार बार कहता हूँ, बिलोंग करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बुद्ध के धम्म को फॉलो करना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, जिससे एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा देश बनेगा। ये बुद्धिज़्म का काम है। तो आप पहले तो मैं बुद्ध भेजना चाहता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ कि जब बुद्ध पहुँचेंगे, उस अगला कार्यक्रम यह है कि धम्म को पहुँचाएँ, कि आप अपने जीवन को सुखमय कैसे बनाएं, सफरिंग से दूर कैसे होंगे। ये सिंपल रूल्स हैं।
ये देखिए, समझ में आएगा तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो वो हमारी कोशिश है बड़े अच्छे तरीके में। दूसरा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, आज मैं आपको शेयर करता हूँ, मैंने ये भी देखा कि एकता नहीं है। हम एकता से बहुत बड़ी मार खा रहे हैं बुद्धिस्ट लोग। जेलसी है, दिखता है लोगों में, एक दूसरे को नीचे खींचने की भावना है कि वो ऊपर क्यों, मैं नीचे हूँ, उसको खींच दूँ वापस कि वो भी ना चला जाए। इससे क्या हो रहा है कि जो हम चाह रहे हैं वो हम कर नहीं पा रहे, और हम एक तालाब में ही सीमित बन के रह गए। आप देखिए कि वो बुद्धिस्ट फंक्शन होता है, किसी को पता भी नहीं चलता। आपने 1 लाख लोगों का बुद्धिस्ट फंक्शन किया, लेकिन वो 1 लाख 10 लाख लोगों को पता चला, लेकिन जिन 10 लाख को पता चला वो खाली बुद्धिस्ट ही हैं। अब नागपुर में दीक्षा भूमि में इतना बड़ा प्रोग्राम होता है अक्टूबर में, तो बुद्धिस्ट लोगों को तो सब पता है। भारत में, दिल्ली में कितने लोगों को पता कि नागपुर में प्रोग्राम हुआ? सर, आपको इसके पीछे ये नहीं लगता कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया या जो मीडिया अभी आज, अब मैं उस पर आ रहा हूँ, तो इसलिए क्योंकि वो हम खुद ही तालाब में हैं। मैं तालाब से बात कर रहा हूँ, तालाब से समंदर में कैसे जाएं। मैंने आज तक किसी स्कॉलर, बुद्धिस्ट स्कॉलर को, एक्सेप्ट दलाई लामा जी सामने ज़्यादा आते हैं कि भाई उनको उस लेवल पे वो किया, उन्होंने सम्मान दिया है और वो हिज होलीनेस हैं, तो वही आते हैं। उसके अलावा जब डिस्कशंस होती हैं हाई एंड मीडिया में, ए ग्रेड मीडिया में, तो बुद्धिस्ट भिक्षु या बुद्धिस्ट स्कॉलर्स वहाँ पर आके उनसे क्यों नहीं बात करते जब बड़ी सारी अच्छी मुद्दों पर डिस्कशन होती है? क्योंकि हम जब बात करेगा हमारा कोई बुद्धिस्ट स्कॉलर, तो कोई उनके आगे बोल नहीं पाएगा। मैं आपको ये बात बड़े ठोक बजा के बात करता हूँ, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग है बुद्ध का धर्म। बाबा साहब ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सोच के समझ के सारे धर्म पढ़ के बुद्धिज़्म ऐसे नहीं चुना है, उसका रीज़न है। तो वो हाई एंड मीडिया को भी हमारे इस सिस्टम में बुद्धिस्ट लोगों के साथ जोड़ना है। पहले तालाब से निकल के समंदर में जाना है। समंदर में कैसे जाएंगे? वर्ल्ड में 3 नंबर पे पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, ठीक है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट। जब इंटरनेशनली इतने सारे लोग आपके साथ आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आप पीछे क्यों हैं? आपने कभी जानने की कोशिश की? आप, हर बंदा कहता है, हर बोध गया में आते हैं, सब मालूम है बुद्ध भारत के बेटे थे, तो फिर भी वो सपोर्ट करते हैं। फिर भी सपोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हम में एकता नहीं है। अगर एक आदमी को एक इंटरनेशनल आदमी मिल जाता है जो उसकी कुछ मदद करता है, तो वो दूसरे को उसको इंट्रोड्यूस ही करके राजी नहीं है कि भाई इसको ना मदद कर दे कहीं। वाइडर विजन नहीं है कि बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इसलिए एक वो जो एकता है, एक ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना ज़रूरी है जिसमें सारे समाज आए। जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई हमें कांटेक्ट करे, तो वो कहे हम इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे और ये ऑर्गेनाइजेशन तय करेगी क्या काम कैसे करना है। सपोज़ किसी ने मेडिटेशन सेंटर बनाना है, वो बाहर कहता है कि मुझे बनाना है, वो उनको बोलेंगे आप इंडियन बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बात करिए और उनको बोलिए हमसे कांटेक्ट करें। तो वो हमारे पास आएगा, हम कहेंगे देखेंगे सब कुछ जेन्युइन है, हम एक मीडियम बनेंगे ताकि वहाँ पर वो काम करवाया जा सके। हम जेनरोसिटी हमारे में होनी चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में पूरे भारत में जितने भी बुद्धिस्ट हैं सबको जोड़ देना है और सबका मेंबर बनाना है। जेनरोसिटी किस बात की? कि आपको बाबा साहब ने तो 5% आपकी कमाई का कहा था, हम तो 5% की मैं अभी बात ही नहीं करता। कुछ बड़ी मिनिमल जिसे कहते हैं ना, 100 या 200 रुपये महीना, वो एक फ़ीस रखी जाएगी, वो आपका योगदान होगा। ज़्यादा देना चाहे तो आपकी मर्जी है, ताकि वो इंडियन बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और लेकिन ये नहीं कि इसलिए दे रहे हैं कि उसके बदले में आपको कुछ चाहिए, आप इसलिए दे रहे हैं कि ये मैं बुद्धिज़्म के नाम पे दे रहा हूँ कि भाई ये लोग बुद्धिज़्म को बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे, मुझे वापसी में कुछ नहीं चाहिए, मैं बस देना चाहता हूँ, सर्विस ले लें, कुछ पैसा की मदद कर सकता हूँ 100-200 रुपये महीने की, तो वो भी करूँ। उसके बाद वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिलिएटेड करवाएंगे हम पूरे अलग अलग देशों से, उनके साथ जोड़ना मेरा काम होगा और फिर भारत में उसमें काम करना शुरू करेंगे। कोई विहार ठीक नहीं है, कोई स्कूल का प्रॉब्लम है, बुद्धिस्ट स्कूल, मुझे कोई बुद्धिस्ट बेस्ड स्कूल दिखता नहीं है। दिखे कुछ छोटे छोटे बच्चों में, बहुत ही गरीबी में, बहुत ही ख़राब तरीके से क्लासरूम में, छोटे छोटे बहुत ही अजीब से माहौल में वो बच्चे पढ़ रहे हैं। आज स्कूल हैं जो हिंदू बेस्ड हैं, स्कूल हैं जो सिख बेस्ड हैं, स्कूल हैं जो मुस्लिम बेस्ड हैं, वो प्राइवेट हाई क्लास स्कूल कहाँ हैं जो बुद्धिस्ट बेस्ड है? कोई है आपकी नज़र में कि जिसका बेस बुद्धिस्ट हो? इंडिया में कोई ऐसा है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल या मॉडर्न स्कूल, या आज इतने बड़े बड़े स्कूल सारे हैं, सेंट कोलंबस, सेंट मैरीज, क्रिश्चियन बेस, हिंदू बेस, बुद्धिस्ट बेस कहाँ है? बुद्धिस्ट बेस स्कूल बनेगा तो आपको लगता है कि उसमें कोई कमी होगी? बुद्धिस्ट बेस बनेगा तो वो ऐसा स्कूल बनेगा कि सारे देखते रह जाएंगे
आप समझे, मैंने ऑस्ट्रेलिया में बात की, एक ही बुद्धिस्ट बेस्ड स्कूल है वहाँ पर, कि आप यहाँ पर, मैं चाहता हूँ यहाँ पे शुरुआत होनी चाहिए। ये शुरुआत कौन करेगा? हम जब किसी पॉलिटिकल लोगों के पास जाते हैं, अफसरों के पास जाते हैं, हम उनसे मदद मांगते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस को बोलने के लिए कि भाई ये है। मैं देखता हूँ ना, हर बंदा कह रहा है कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मतलब बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। क्यों ना एक ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए कि जिसका मेन आदमी वहाँ जाए और कहे कि ये सर हमारा काम कराया जाए और ये जायज़ है, हमारी मांग नाजायज़ नहीं है, हम जायज़ है, इससे हम सोसाइटी बेहतर बनाना चाह रहे हैं। यही एक तरीका है अगर आप बुद्धिज़्म को बढ़ाना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसमें हम सबको जुड़ना होगा, 100% जुड़ना होगा। जब हम सारे जुड़ेंगे तो एक अलग सी लहर आएगी, वो आने की तैयारी में है, उसके ऊपर हम काम कराएं। बिल्कुल। मैं बिल्कुल ये पूछना चाहूँगा आपसे एक निजी सवाल। हाँ पूछिए ना। तो जैसे कि आपकी पत्नी जी जो है पूजा जी, तो आप इनसे कहाँ मिले और ये कब सिलसिला शुरू हुआ? ये पर्सनल चीज़ें आप मुझसे पूछ रहे हैं। पूजा से मैं स्कूल में मिल लिया था। अच्छा। हम सेम ही स्कूल के हैं। स्कूल में ही मुलाकात हुई, स्कूल में ही प्यार हुआ, और फिर स्कूल ख़त्म होते ही शादी हो गई, लव मैरिज थी। तो वहीं से चलता आ रहा है सिलसिला आज तक। अच्छा, तो मैं एक्टिंग के सिलसिले में या फिर अभिनय के सिलसिले में पूछना चाहूँगा, आपका क्या प्रक्रिया रहती है? आप मतलब क्या कैसे एक्टिंग करते हो? आप कोई मेथड फॉलो करते हो? आपने कोई थिएटर किया है या फिर ये मतलब आप सीखते गए, ये कैसे? देखिए जी, मैं क्या कहते हैं, मैं इसमें आया, मेरे 2 गुरु रहे हैं। एक बहुत मैंने हिंदी अपनी ठीक की, मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे डिक्शन में पंजाबी टच था बहुत ज़्यादा। तो इंडस्ट्री में आपको हिंदी, आपकी क्लैरिटी आपकी डिक्शन से ही होनी चाहिए। सही। तो वीना मेहता जी NSD में हिंदी पढ़ाया करती थी, बहुत अच्छी टीचर मानी जाती थी। उनसे मैंने प्राइवेट क्लासेस ली हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी। 1 साल तक उनके साथ उनका शिष्य बनकर रहा और उनसे बहुत कुछ सीखा। और दूसरे मेरे जिनको गुरु मानता हूँ कि एक्टिंग में बहुत चीज़ें सीखी हैं उनसे, वो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने पुराने वाला चाणक्य बनाया था और चाणक्य प्ले भी किया था। अभी उनकी पृथ्वीराज फिल्म लेटेस्ट आने वाली है, यशराज फिल्म के लिए डायरेक्ट कर रहे हो, तो उनसे बहुत कुछ सीखा। ये 2 मेरे जिनको मैं सही में जिसे कहें कि मैं गुरु मानता हूँ, तो इनसे है। बाकी इंटरनेशनल थिएटर मैंने किया है सीखने के लिए नहीं, लेकिन थिएटर प्रैक्टिस जरूर की है, जो मैंने बताया 2 साल यूरोप में। और सर गगन जी, मैं ये बिल्कुल पूछना चाहूँगा, कौन सा वो किरदार है जो आप भविष्य में करना चाहते हैं, या फिर आपके मन में है कि इस किरदार को मुझे एक बार अगर मुझे मिल जाए तो शायद मैं वो करूँ, या फिर मेरी एक इच्छा है मेरे मन में कि मैं इस किरदार को, जो किरदार आपने, जैसे कि मैं कहना चाहता, जैसे आप बिल्कुल अभी कहने वाले थे कि श्री सिद्धार्थ गौतम, जो आपको मतलब जो करना था वो आपने सबसे पहले वही कर लिया है। हाँ। बट इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा आपसे। देखिए जी, अभी अब किरदारों की जब बात होती है तो ऐसा मतलब अब मेरे मन में, अब मैं ऐसे, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो एक्टिंग के हिसाब से मैंने इतना डीपली सच बताऊं तो कुछ सोचा नहीं। एक मन में था कि भगवान बुद्ध का कुछ किरदार है ऐसा जो निभाना चाहता हूं। श्री सिद्धार्थ गौतम जो है, सिद्धार्थ की कहानी थी, बुद्ध की कहानी ना होकर वो सिद्धार्थ की कहानी थी बुद्धत्व तक। तो मैं चाहता हूँ उसका एक अगला पार्ट बनाया जाए जिसमें सिर्फ बुद्ध के बारे में बात की जाए। वो मेरा अगला ड्रीम रोल है कि उसके बारे में कोई ना कोई चीज़ें होनी चाहिए। वैसे अब जिसे कहते हैं ना कि कोई एक टिपिकल एक स्ट्रॉन्ग इच्छा कि भाई मेरे को अब ये किरदार निभाना है, कभी जीवन में अगर ऐसा हो जाए, मैं एक्चुअली कैरेक्टर वाइज मैं मैच नहीं करता, नहीं तो मैं बाबा साहब का रोल जरूर निभाना चाहूँगा। मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं मतलब फेस वाइज कैरेक्टर सेटअप नहीं हो पाएगा। नहीं तो मैं एक ड्रीम रोल की बात करें तो मतलब वो अगर वो हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाए, लेकिन मुझे अभी लगता नहीं है कि मैं वो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स फेस के मैच कर रहे हैं। बिल्कुल, या फिर कास्टिंग के हिसाब से, अगर कास्टिंग के हिसाब से सोच रहा हूँ, हिसाब से अगर आप देखें तो आपने ऑलरेडी आप फेमस हो, आप इतने प्रख्यात हो, और बिल्कुल भारत में ही जो प्रशंसक है जो आपको जानते हैं, मतलब बहुत सारे, शायद मुझे लगता है कि महिलाएं शायद आपकी ज़्यादा प्रशंसक होगी पुरुषों के तुल्य। तो मैं इसी से पूछना चाहूँगा सर एक प्रश्न कि कोई प्रशंसक जब आपको मिलता है, कोई फैन जब आपको मिलता है, तो वो आपको किस तरह याद करता है? मतलब कहीं वो ये तो नहीं कहता कि मैं, यार आप विष्णु तो नहीं हो, संतोषी मैम में जो काम करते हो, या फिर आप विघ्नहर्ता तो नहीं होता, ऐसा कुछ होता है सर? मतलब ऐसे क्या किस्से, मतलब मज़ेदार किस्से आप शेयर करना चाहेंगे, हमारे साथ बताना चाहेंगे आप? मेरे साथ ज़्यादातर जो होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, श्रीलंका में तो बिल्कुल नहीं होता ऐसा,
श्रीलंका में तो वो फिल्म इतनी फेमस हो गई कि भाई दूर से ही पहचान लेते हैं कि कोई तो मतलब मैं आ घर गया। घर में श्रीलंका में तो आप मतलब हाँ हाँ, श्रीलंका में बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं, तो वहाँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। अब इंडिया में बात आती है, तो इंडिया में क्या होता है कि कहीं जाता हूँ ना, तो जहाँ जाता हूँ वो लोग देखते हैं, वो देखते रहेंगे, सोचते हैं, फिर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलते नहीं हैं, फिर मुझे आके कहते हैं सर मैंने आपको कहाँ देखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये उनकी प्रक्रिया रहती है। फिर उनको बताते ही एकदम से अरे हाँ 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 यस यस यस, आई हैव सीन यू एज राम इन संकट मोचन दिस। उसमें गेटअप रहता है, मैथोलॉजिकल का क्या ना, आपका गेटअप इतना रहता है, मुकुट वुकुट ये वो, आप पहचान ही नहीं पाते कि भाई ये वही है या कोई और है, ऐसा है। तो ये वाला ऐसा रहता है। तो बाकी ठीक है। अभी एक पहचान ये है कि थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ में, वहाँ पर एक थाई मूवी भी मैंने की, लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे एक पहचान हो चुकी है काफ़ी हद तक, कि पहचान जाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, बट इंडिया के अंदर फिर भी उनको थोड़ा सोच में रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल सर। मैं इसी सिलसिले में एक और प्रश्न हाँ, पूछना पूछिए। चाहूँगा। आप बिल्कुल एक वाजिब क्रिकेटर थे और बहुत अच्छा, बहुत हद तक आपने अच्छा भी किया इसमें। उसके बाद आप शायद मॉडल बने और अभी एक्टर हैं। आप सोशल वर्कर तो है ही, आप सोशल कॉजेज़ के लिए या सामाजिक कार्यों के लिए आप काम करते हैं और अपनी तरफ से जितना हो सके योगदान करते हैं। इसके आगे आप क्या सोच रहे हैं सर? इसके आगे तो मेरी जर्नी बड़ी क्लियर है सर, आपको मैंने बता दिया है। एक्टिंग मुझे पता नहीं मैं कुछ ज़्यादा समय तक कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन एक बात तय है, मेरा जीवन का मकसद एक ही है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना पूरा करना। जो रिवाइवल उन्होंने किया है 1956 में, जो धम्मचक्र उन्होंने चलाया, उसकी गति वापस उसी स्पीड से चला देना, उसके लिए काम कर रहा हूँ। इंडियन बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने वाली है, पूरे भारत के जो बौद्ध हैं एक साथ जुड़ने वाले हैं, वो जुड़कर एक ऐसी लहर आ जाएगी कि सब लोग सोचते समझते और देखते रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। उसकी मेरी तैयारी है, वो मेरा सपना है और उसे मैं ज़रूर पूरा करूँगा, क्योंकि उसका रीज़न है। मुझे सबका नहीं पता, लेकिन मैं जितने भी बुद्धिस्ट लोगों से मिला हूँ भारत में, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मुझे बहुत प्यार दिया है, क्योंकि वो या तो रिलेट करते हैं मेरे साथ, या मैं कहूँगा वो इमोशनल भी है ना। उनके अंदर एक वो भाव है जिससे वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड आई वांट टू डिलीवर। शायद ये ना हो, फिर भी बहुत सर मैं शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा कि बिल्कुल जो आपके अगले प्रोजेक्ट्स भी जो आने वाले हैं उसमें आप बिल्कुल सफल हो।